हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल मार्केट एंड सर्विसेज की बुक से चैप्टर मर्चेंट बैंकिंग। तो गाइस, जो ये चैप्टर है ये सेक्शन सी के लिए 15 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मोस्टली ये हर साल लॉन्ग में आपको ये चैप्टर आता है, तो इस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एंड गाइस, फाइनेंशियल मार्केट एंड सर्विसेज की फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपको सारे चैप्टर्स एंड टॉपिक्स मिल जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे कि मर्चेंट बैंकिंग होता है। तो मर्चेंट बैंकिंग का मतलब होता है कि ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो अंडरराइटिंग, लोन सर्विसेज, फाइनेंशियल एडवाइजिंग या फिर फंड रेज करता है लार्ज कॉरपोरेशन के लिए। अब जैसे आपको पता होगा कमर्शियल बैंक का काम क्या होता है। कमर्शियल बैंक की तरह मर्चेंट बैंकिंग बिल्कुल नहीं होती है। कमर्शियल बैंक का काम होता है कि ये जनरल पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, उन्होंने लैंड करते हो। और जो मर्चेंट बैंक्स है वो क्या करते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंस प्रोवाइड भी करते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस को, ठीक है। मतलब ये कह सकते हो फाइनेंशियल हेल्प एडवाइस करते हैं किस तरीके से कंपनी को काम करना चाहिए, कितने ऑथराइज्ड कैपिटल या किस तरीके से प्रोस्पेक्टस को बनाना है, सारा कुछ ये बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ मर्चेंट बैंक्स इन इंडिया। क्या एग्जाम्पल्स, कौन कौन से एग्जाम्पल्स है वो देख लेते हैं। पहला है SBI कैपिटल मार्केट, दूसरा है पंजाब नेशनल बैंक, तीसरा है IFCI फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये मेन एग्जाम्पल है जो इंडिया में मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है इस टॉपिक हमारा फंक्शंस ऑफ मर्चेंट बैंक्स। क्या क्या मर्चेंट बैंक्स का फंक्शन है। नंबर 1 है कॉर्पोरेट काउंसलिंग। कॉर्पोरेट काउंसलिंग का क्या मतलब होता है। कॉर्पोरेट काउंसलिंग का मतलब होता है वो सारी एक्टिविटीज़ जो इंश्योर करती हैं कि हमारी जो एंटरप्राइज है वो इफेक्टिवली रन कर सके, अच्छी तरीके से काम कर सके, सक्सेसफुल हो सके, ग्रो कर सके। वो सारी एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं कॉर्पोरेट काउंसलिंग। अब कॉर्पोरेट काउंसलिंग में क्या क्या फंक्शंस आते हैं मर्चेंट बैंक्स के, तो ये सारी चीज़ों को गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक लाइसेंसिंग पॉलिसी को देख के मर्चेंट बैंक्स गाइड करते हैं एक एंटरप्राइज को कि किस तरीके से उन्हें डिवर्सिफिकेशन करना चाहिए, मतलब न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें, प्रोडक्ट लाइन्स बढ़ानी चाहिए एंड क्या किस तरीके से फोरकास्टिंग करनी चाहिए जिससे बेटर प्रोडक्टिविटी मिल सकेगी। अगर मान लो कि ऐसी एंटरप्राइज है जो अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर रही, इतना प्रॉफिट नहीं कर रही थी, तो ये जो मर्चेंट बैंक्स हैं उन्हें बताते हैं, प्लान्स वगैरह बताते हैं कि किस तरीके से क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं, क्या आपको प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में चेंजेस करने चाहिए जिससे ग्रोथ के चांसेस हैं। एंड ये फंड्स अरेंज करते हैं बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के थ्रू एक एंटरप्राइज के लिए, और ये असिस्ट करते हैं कि मान लो वो कंपनी है वो थोड़ी अच्छी तरीके से चल नहीं रही, आप उसे टेक ओवर कर सकते हो, आपको बेनिफिट हो सकता है। ये सारी चीज़ें, प्लान, स्ट्रैटेजी कौन प्रोवाइड करता है, मर्चेंट बैंक्स। नेक्स्ट है इस फंक्शन प्रोजेक्ट काउंसलिंग। प्रोजेक्ट काउंसलिंग का क्या मतलब है। प्रोजेक्ट काउंसलिंग में वो सारी स्टडी आ जाती है जो किसी भी प्रोजेक्ट को उसके इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल एंड टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देखने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि क्या वो हमें प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या उस प्रोजेक्ट को हमें लाना चाहिए, क्या उस प्रोजेक्ट को लाने से हमें कोई बेनिफिट होगा या नहीं होगा। बेसिकली प्रोजेक्ट काउंसलिंग का ये मतलब होता है। इसमें जो मर्चेंट बैंक्स हैं वो क्या करेंगे, मान लो आपकी कोई एंटरप्राइज है, आपका कोई बिजनेस है, आपने एक प्रोजेक्ट बनाया कि हम उस जगह पर प्रोजेक्ट लगाएंगे, इस तरीके से काम करने वाले हैं। मर्चेंट बैंक क्या करेंगे, उस प्रोजेक्ट को अच्छी तरीके से रिव्यू करेंगे, आपका क्या आइडिया है, क्या क्या पूरी स्टडी करेंगे। अगर कोई चेंजेस चाहिए उसके लिए आपको एडवाइस देंगे, कोई कुछ इंप्लीमेंटेशन करनी है वो आपको कौन बताएगा, मर्चेंट बैंक्स बताएंगे। नेक्स्ट है कि आपको असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे जिससे आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में हेल्प होगी, मार्केट सर्वे करने में हेल्प होगी, गवर्नमेंट का कंसर्न या फिर प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपकी हेल्प होगी। नेक्स्ट है कोई भी आपको अरेंज करना है, फॉरेन कोलैबोरेशंस, अमलगामेट करना है, मर्जिंग करना है या टेक ओवर करना है, ये पूरी आपको क्या करेंगे, स्ट्रैटेजी बताएंगे कि हाँ आपको उस कंपनी को मर्ज करना चाहिए, अमलगामेट होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें कौन बताता है, मर्चेंट बैंक्स। नेक्स्ट फंक्शन है गाइस कैपिटल रिकंस्ट्रक्टिंग। तो गाइस कैपिटल रिकंस्ट्रक्टिंग फंक्शन में क्या होगा कि जो हमारे कोई भी बिजनेस है या एंटरप्राइज है या कंपनी है, उसका मेन ये यही होता है कि जो कैपिटल की कॉस्ट है वो कम हो और जो शेयर होल्डर्स की वेल्थ है वो ज़्यादा हो। इसका सिंपली क्या मतलब हुआ कि हमें अपनी तरफ से कैपिटल, अपनी तरफ से जो पैसा बिजनेस के में कम लगाना पड़े, हम क्या करेंगे, शेयर्स इशू कर देंगे, शेयर होल्डर्स उस शेयर्स को खरीद लेंगे, हमारे पास कैपिटल भी आ जाएगी, हमारा कुछ खर्चा भी नहीं पड़ेगा, मतलब कम से कम हमारी कॉस्ट आए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होल्डर हमारी क्या बने, वेल्थ बने। तो मर्चेंट बैंक्स प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन के लिए। ये हमें बताते हैं किस तरीके का कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा होना चाहिए, क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। अगर मान लो कोई सिक यूनिट्स है, कोई अच्छी तरीके से यूनिट्स काम नहीं कर रही हैं, ये उन्हें बताते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर किस तरीके का होना चाहिए। अगर ये हमें ऑल्सो एडवाइस देते हैं किस तरीके से हमें मर्जर करना है, टेक ओवर करना है, ठीक है, सारी इंप्लीमेंटेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है क्रेडिट सैनिटेशन। तो गाइस क्रेडिट सैनिटेशन का क्या मतलब है,
इसका मतलब वो सारी एक्टिविटीज़ जो क्रेडिट, प्रोक्योरमेंट या फिर प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए हेल्प करती है। चाहे हमने जो फाइनेंसिंग है वो इंडियन कंपनी से करनी है या फॉरेन करेंसी लोन से करनी है, चाहे वो किसी बैंक से करनी है या चाहे इंस्टीट्यूट से करती है, ये हमें बताते हैं कि किस तरीके से हमें फंडिंग अपनी रेस करनी है, लोन्स वगैरह कहाँ से लेनी है। तो ये इनमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, ये हमारी हेल्प करती है कि टोटल कॉस्ट जो है प्रोजेक्ट की कितनी है, उसके अकॉर्डिंग हम फाइनेंशियल प्लान बना सकते हैं कि कितनी हमें फाइनेंस की नीड है। लोन एप्लीकेशन बनाने में मर्चेंट बैंक्स हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। ये हमारा हेल्प करते हैं कि वर्किंग कैपिटल हमें कितनी रिक्वायरमेंट पड़ेगी फ्यूचर में, उसे कैलकुलेट करने में मर्चेंट बैंक्स हमारी हेल्प करते हैं। किस तरीके से हमें इंस्टीट्यूट्स एंड बैंक्स को सिलेक्ट करना है फाइनेंस के लिए, कौन सा इंस्टीट्यूट हमें लोन दे रहा है कम इंटरेस्ट पे, जिससे हमारा जो फ़ायदा है वो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, कौन हमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, किससे हमें लोन लेना चाहिए, किससे क्रेडिट फैसिलिटी लेनी चाहिए, ये सारा कौन काम करता है, मर्चेंट बैंक्स। नेक्स्ट फंक्शन है इनका इशू मैनेजमेंट। इशू मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ, अब मान लो आपने कंपनी खोली, आप अपनी शेयर कैपिटल मतलब अपने जो शेयर्स हैं वो उसे लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टस का आपको मतलब पता ही होगा गाइस। तो गाइस प्रोस्पेक्टस का बेसिकली मतलब होता है कि उसमें आपका लिखा होता है कि आपकी कंपनी किस बारे में है, ठीक है, कैसे आपकी कंपनी अर्न करती है, कितने रुपए के आपके शेयर्स हैं, कितनी ऑथराइज्ड कैपिटल है, कितनी पेड अप कैपिटल है, वो एक सारे डॉक्यूमेंट में लिखी होती है जो आप अपने शेयर होल्डर्स को देते हो, ताकि लोग क्या करें उसे, मतलब उस प्रोस्पेक्टस को आप इशू करते हो ताकि लोग उस प्रोस्पेक्टस को देख के आपकी कंपनी के बारे में देख सके कि हाँ कितना हमें रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितने का शेयर है, ये सारी चीज़ें उस प्रोस्पेक्टस में होती है। तो मर्चेंट बैंक हेल्प करते हैं कि हम प्रोस्पेक्टस को बना सकें, रजिस्टर एंड ब्रोकर्स को हम क्या कर सकें, रजिस्ट्रार को अपॉइंटमेंट कर सकें, ब्रोकर एंड बैंकर्स को हम इशू कर सकें, किस तरीके से हमें इशू हाउस को सिलेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें हमारी किस में आ जाती हैं, इशू मैनेजमेंट में, किस तरीके से हमें एडवर्टाइज करना है अपने शेयर्स को, ठीक है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट फंक्शन है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि हमने अपना पैसा डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में लगाना है, दैट इज़ नोन एज पोर्टफोलियो। एंड मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया, उस चीज़ को मैनेज करना कि हाँ हमें उस जो हमने जिसमें हमने इन्वेस्ट किया है उसके अकॉर्डिंग हमें मनी मिल रही है, इंटरेस्ट मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है या नहीं। तो इसमें हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में कि हमें मार्केट सिक्योरिटीज़ में कितने इन्वेस्टमेंट डिसीजन किस हिसाब से लेना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने SAPM के सब्जेक्ट में भी पढ़ाया था कि नॉट पुटिंग ऑल एग्स इन वन बास्केट, मतलब कि हमें ये सारा पैसा सिर्फ एक सिक्योरिटी में नहीं लगाना। अगर हम सारा पैसा एक सिक्योरिटी में लगा देंगे तो उससे होगा क्या कि अगर मान लो हमारा उस कंपनी में या उस सिक्योरिटी में लॉस हुआ तो हमारा सारा पैसा डूब जाएगा। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पैसा अलग अलग सिक्योरिटीज़ में लगाएंगे, अगर एक दो में हमें लॉस भी हो गया बाकी 3 में हमें क्या होगा, फ़ायदा होगा, तो रिस्क हमारा क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो हमें उसी अकॉर्डिंग अपने मर्चेंट बैंक हेल्प करता है कि हम डिसीजन इस तरीके से लें जिससे हमारा जो रिस्क है वो डिवर्सीफाई हो जाए, ठीक है। क्या ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टमेंट का वो सोचने में या वो डिसाइड करने में मर्चेंट बैंक्स हमारा हेल्प करते हैं। किस तरीके से कैपिटल एप्रिसिएशन होगी, किस पोर्टफोलियोज़ में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, किस पोर्टफोलियो को, किस सिक्योरिटी को हमें सेल करना है, किसको कब परचेज़ करना है, ठीक है, किस में इन्वेस्ट करना है, किस में नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें कौन बताता है, मर्चेंट बैंक्स बताते हैं। नेक्स्ट है वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल क्या गाइस क्या होता है, जब भी हम कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं हमें कुछ पैसा चाहिए होता है, शुरू का जो पैसा कहते हैं ना, कि हमें शुरू में अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए, दैट इज़ नोन एज वेंचर कैपिटल। मतलब शुरू में जो हमें स्टार्टिंग में एक किसी भी कंपनी या बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए उसे हम वेंचर कैपिटल कहते हैं। तो जो मर्चेंट बैंक्स हैं वो हमें बताते हैं किस तरीके की हमारी वेंचर कैपिटल होनी चाहिए, कहाँ से आएगी, कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से हम ले सकते हैं, ठीक है, मतलब पैसा किस तरीके से फाइनेंस अरेंज करनी है। तो वेंचर कैपिटल में मतलब मर्चेंट बैंक्स हमारा वेंचर कैपिटल को फाइनेंस करने में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो गाइस ये थे हमारे कुछ फंक्शंस मर्चेंट बैंक्स के। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंस या फिर स्कोप ऑफ मर्चेंट बैंकिंग, क्या क्या इंपॉर्टेंस या स्कोप है मर्चेंट बैंकिंग के। पहला है ग्रोथ ऑफ न्यू इशू मार्केट। तो मर्चेंट बैंक हमारी हेल्प करती हैं कि हम न्यू इशू मार्केट को क्या कर सकें, ग्रो कर सकें। हम अब हमने अपनी न्यू कंपनी खोली है, न्यू क्या कर रहे हैं हम, न्यू इशू मार्केट में हम ग्रो करने के लिए हमें मर्चेंट बैंक हमें सारी, जैसे मैंने आपको बताया, सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, हमें असिस्टेंस देते हैं, एडवाइस देते हैं एंड प्लान्स बनाते हैं, सारी चीज़ों को एस्टिमेट करते हैं जिससे हमारा जो न्यू इशू मार्केट है उस पर हमारी क्या हो सके, ग्रोथ हो सके। नेक्स्ट है एंट्री ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अलो करते हैं कि हम किस तरीके से फाइनेंशियल प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट में क्या कर सके, इन्वेस्ट कर सके। तो फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर ने अलो किया था हमें कि हम किस तरीके से प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट में क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं इन 1992 में। एंड गाइस जो इंडियन कंपनी है वो उन्हें अलाउड किया गया कि वो डायरेक्टली
टॉप फॉरेन कैपिटल के साथ या कंपनीज़ के साथ वो क्या कर सकती हैं, डायरेक्टली प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट में क्या कर सकती हैं, इन्वेस्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट है चेंजिंग पॉलिसी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। जो पॉलिसी है डिसेंट्रलाइजेशन की वो इंक्रीज़ हो चुकी है उसकी डिमांड, क्योंकि टेक्निकल एंड फाइनेंशियल जो सर्विसेज हैं वो इनकरेज करती हैं किसी भी स्मॉल एंड इंडस्ट्री को, जिससे वो सर्विसेज हैं मर्चेंट बैंकिंग की और ले, क्योंकि जैसे अभी कोई न्यू जैसे जैसे पॉलिसीज़ टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो हर किसी को नीड है मर्चेंट बैंक्स की, ताकि वो उसे एडवाइस कर सके, प्लान्स उसके अकॉर्डिंग बना सके, मतलब कह सकते हो कि हेल्प कर सके गोल्स को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट रिकंस्ट्रक्टिंग। कॉर्पोरेट रिकंस्ट्रक्शन का मतलब अब जैसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आया है, कंपटीशन है जो कॉर्पोरेट सेक्टर में वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। तो इस कंपटीशन में अपनी कंपनी को सर्वाइव करवाने के लिए हमें स्ट्रेटजीज चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए, मेथड चाहिए फाइनेंसिंग का। तो कॉर्पोरेट रिकंस्ट्रक्टिंग यही सारी चीज़ें होती है जिसमें मर्जर करें या नहीं करें, किस तरीके से अपने कॉर्पोरेट को, अपनी एंटरप्राइज को अच्छी तरीके से कंपटीशन में लाएं। तो ये सारी डेवलपमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज़ हमें कौन प्रोवाइड करता है, मर्चेंट बैंक्स प्रोवाइड करते हैं। तो गाइस ये थे आपके इंपॉर्टेंस मर्चेंट बैंकिंग के। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं रोल ऑफ मर्चेंट बैंकर्स, क्या क्या रोल हैं मर्चेंट बैंकर के। तो गाइस जो अभी तक हमने पढ़ा उससे आपको पता चल गया होगा कि जो मर्चेंट बैंक है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एंटरप्राइज़ के लिए, क्योंकि ये हमें जो मर्चेंट बैंक्स हैं वो अपना एक रोल प्ले करते हैं, एक प्रमोटर का, एडवाइज़र का, रिहैबिटेटर का एंड एक एजेंट का, जो हमें कॉर्पोरेट एंटरप्राइज़ के लिए प्लान स्ट्रेटजीज़ वगैरह बना के दिखाता है। और साथ ही ये हमें नंबर ऑफ़ प्रमोशनल सर्विसेज जैसे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट, फिजिबिलिटी रिपोर्ट किस तरीके से बनानी है, गवर्नमेंट की अप्रूवल कैसे लेनी है, एंड फंड्स को किस तरीके के से अरेंज करना है किसी प्रोजेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट को प्रमोट कैसे करना है, मतलब प्रोजेक्ट को प्रमोट करने वक्त ये बताता है। जो मर्चेंट बैंक्स है वो एज अ कॉर्पोरेट एडवाइज़र काम करता है एंड मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट बन के ये हमें बताता है कि इस तरीके के हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स होने चाहिए, लोकेशन फैक्टर क्या होने चाहिए एंड ऑर्गेनाइजेशन साइज एंड ऑपरेशनल स्केल किस तरीके के होने चाहिए। नेक्स्ट है गाइज एज फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट, मर्चेंट बैंक हमें बताता है कि किस तरीके से हमें कॉर्पोरेट क्लाइंट से जो एरिया है वो कवर करना है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स कैसे बनानी है, प्रोजेक्ट को मेजरमेंट कैसे करना है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, कितनी वर्किंग कैपिटल हमारी होगी, ये सारी चीज़ें देखनी है। और मर्चेंट बैंकर एज अ मैनेजर भी हमारे लिए काम करता है, क्योंकि हमें बताता है, एडवाइस देता है, अकाउंटिंग सर्टिफिकेशन, ब्रोकर्स एंड बैंक चार्जेस के बारे में बताता है, अंडर राइटिंग कमीशन, प्रिंटर चार्जेस, सारी चीज़ें ये हमें बताता है। और मर्चेंट बैंकिंग मर्चेंट बैंक्स गाइज ऑल्सो एज ए रिहैबिलिटेटर हमारे लिए काम करते हैं। जब हमारी जो कंपनी है वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही है या फिर सिक यूनिट्स हैं वो एज पर द प्लान्स काम नहीं कर रहे हैं, तो ये हमें बताता है किस तरीके से हमें मर्ज करना चाहिए, ठीक है, अमलगामेट करना चाहिए या किसी फॉर्म को टेक ओवर करना चाहिए, ठीक है। तो कह सकते हो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक मर्चेंट बैंक एंटरप्राइज़ के लिए, क्योंकि ये हेल्प करता है कि हम अपने गोल्स अचीव कर पाएँ, ग्रोथ कर पाएँ अपने बिजनेस की, और इस कंपटीशन के एरा में हम अपनी जो कंपनी है या एंटरप्राइज है उसे सर्वाइवल करवा पाएँ। नेक्स्ट है मर्चेंट बैंकिंग इन इंडिया। तो मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज इंडिया की अगर हम बात करें स्टार्ट हो गई थी 1967 में। किसने स्टार्ट की थी? नेशनल ग्रीनले बैंक, जिसे फॉलोड किया गया है सिटी बैंक इन 1970। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फिर क्या किया था? फर्स्ट इंडियन कमर्शियल बैंक था, मतलब स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसा बैंक था जिसने पहली बार मर्चेंट बैंकिंग के काम को स्टार्ट किया था 1972 में। और फिर उसके बाद ICICI बैंक ने भी मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज थी 1973 में सेटअप कर ली थी। और उसके बाद और बैंक्स और कमर्शियल बैंक्स यानी कि कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक एक्सेट्रा, इन्होंने भी मर्चेंट बैंकिंग का काम क्या कर दिया था? स्टार्ट कर दिया गया था। अगर एट प्रेजेंट की अगर हम बात करें मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज जो हमारी कंट्री में मिल रही हैं वो कुछ कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड कर रहे हैं? कमर्शियल बैंक्स एंड उनके सब्सिडरीज ये फंक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉरेन बैंक्स हो गए जिसमें नेशनल ग्रीनले बैंक, सिटी बैंक, हांगकॉन्ग बैंक, या फिर ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जैसे कि डेवलपमेंट बैंक, ICICI बैंक, IFCI, IDBI, ये सारे क्या कर रहे हैं? मर्चेंट बैंक्स का काम कर रहे हैं। अब मर्चेंट बैंक जो इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया में कौन कौन से ब्रॉड सेक्शन में कन्वर्टेड है, कौन कौन से फंक्शन प्ले कर रहा है? पहला है ये लॉन्ग टर्म सोर्सेज प्रोवाइड करता है, फंड्स प्रोवाइड करता है कॉर्पोरेट सेक्टर को। नेक्स्ट है हमें प्रोजेक्ट काउंसलिंग के बारे में बताता है जिसमें क्रेडिट सैनिकेशन, वर्किंग कैपिटल सारा आ जाता है। थर्ड कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन एंड फोर्थ वन इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। नेक्स्ट है गाइस रोल ऑफ मर्चेंट बैंकर्स इन इशू मार्केट। मर्चेंट बैंकर्स जो हैं उन इशू मैनेजमेंट में किस तरीके का रोल प्ले करते हैं वो देखते हैं। तो रोल ऑफ मर्चेंट बैंकर्स अगर हम देखें ब्रॉडली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला है प्री इशू एक्टिविटीज़, दूसरा है पोस्ट इशू एक्टिविटीज़ एंड थर्ड वन इज़ इशू मार्केट।
प्री इशू एक्टिविटीज़ में वो चीज़ें आती हैं, अगर हमें कोई अपनी शेयर्स इशू करने हैं उसके पहले पहले कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हमें करनी है वो मर्चेंट बैंक सारे देखते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट इशू एक्टिविटीज़, जब हमारे जो शेयर्स हैं वो इशू हो चुके हैं उसके बाद कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं। एंड नेक्स्ट है इशू मार्केटिंग, जो हमने अपने शेयर्स इशू किए हैं उसकी हम मार्केटिंग करेंगे ताकि मोर एंड मोर पब्लिक, मोर एंड मोर पीपल आर कम एंड बाय आवर शेयर्स। सबसे पहले देखेंगे गाइस प्री इशू एक्टिविटीज़, वो एक्टिविटीज़ जो हम इश्यूज़ करने से पहले, मतलब हमें जो अपने शेयर्स वगैरह हम इशू कर रहे हैं वो सारी एक्टिविटीज़ इशू करने से पहले जो हमें एक्टिविटीज़ करनी है दैट इज़ प्री इशू एक्टिविटीज़। अब मर्चेंट बैंक्स कौन कौन से चीज़ें क्या करेगा, कौन कौन से काम करेगा। तो प्री इशू ऑब्लिगेशन में हम देखेंगे सबसे पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने होते हैं, जिसमें मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो गया, ठीक है, वो सारी हमें देना है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किस किस के बीच में होगा, पहला होगा जो मर्चेंट बैंकर हैं, दूसरा है इशूअर कंपनी, ठीक है, जिसमें सारे म्यूचुअल राइट्स, लाइबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन लिखी होंगी। उसके बाद जो कोई सर्टिफिकेट है वो मर्चेंट बैंक्स जो स्पेसिफाई करेगा उसे सेक्शन 3 अलॉन्ग विद ड्राफ्टेड प्रोस्पेक्टस। उसके बाद सर्टिफिकेट्स जो हैं वो साइन किए जाएंगे, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड लिस्टेड कंपनी अगर है तो उसमें वो भी साइन होंगे, जो जो जानों के होने हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी का है, कंपनी सेक्रेटरी के वहाँ पे साइन होंगे। उसके बाद जो लिस्ट ऑफ पर्सनस हैं, जो प्रमोटर का ग्रुप है सारा, इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग है वो सारे, उसमें क्या करेंगे, साइन वगैरह करेंगे। उसके बाद जो प्रोस्पेक्टस है वो बनाया जाएगा, ठीक है, एंड जो 10 कॉपीज़ हैं वो इस ऑफर लेटर की रखी जाएंगी। और उसके बाद जो इशूअर है वो सबमिट करेगा, बोर्ड किसको सबमिट करेगा, मतलब गाइस जो ये साइन हुआ है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो उसे सबमिट किया जाएगा। उसके बाद है गाइस अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरमीडियरी, अगर मान लो गाइस पब्लिक इशू या फिर राइट इशू हो रहे हैं एंड वो मैनेज किया जा रहा है एक या दो बैंक्स, जो मर्चेंट बैंक्स के द्वारा, तो राइट ऑब्लिगेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ईच मर्चेंट बैंक की वो क्या की जाएगी, शेड्यूल 2 में डिस्क्राइब की जाएगी। एंड जो इस अदर इंटरमीडियरीज में हमारे एडवाइज़र आते हैं, बैंकर टू इशू आते हैं, रजिस्ट्रार, अंडर राइटर, ये सारे क्या किए जाएंगे, अपॉइंट किए जाएंगे। नेक्स्ट है गाइस अंडर राइटिंग। अंडर राइटिंग पब्लिक इशू के ज़रूरी नहीं होते, मैंडेटरी नहीं होते हैं, तो अगर इशू जो है अंडर राइटन हो सकते हैं। अगर जो अंडर राइटर आपको पता होगा, मान लो आपने 10,000 शेयर्स किए, 8,000 शेयर्स आपके क्या हो गए, लोगों ने ले लिए, 8,000 शेयर ले लिए, बचे कौन से 2,000, तो आप अंडर राइटर एग्रीमेंट करते हो कि जितने भी शेयर्स नहीं बचेंगे वो अंडर राइटर खुद क्या करेगा, उसे बाय कर लेगा और फर्दर आगे लोगों को क्या कर देगा, सेल कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट है इस ऑफर डॉक्यूमेंट टू मेड पब्लिक। अब जो ड्राफ्ट जो डॉक्यूमेंट फिल किया है बोर्ड के साथ उसे क्या करेंगे, हम पब्लिक के लिए दे देंगे 1 डे, मतलब गाइस 21 दिन के अंदर जो हमने ये ड्राफ्ट किया हुआ जो डॉक्यूमेंट है उसे हम फिल करेंगे, बोर्ड सारा जिसने भी फिल करना है, जो जो पर्सन इसको फिल करेंगे विद मर्चेंट बैंकर्स, वो 21 डेज़ के इसे पब्लिश कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ कॉम्प्लाइंस ऑफिसर। अभी जो इशूअर कंपनी है वो अपॉइंट करेगी कॉम्प्लाइंस ऑफिसर को, जो डायरेक्टली क्या करेगा, बोर्ड्स के साथ जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमने बनाए हैं उसको साइन इन करेगा एंड एक्सेप्ट करेगा ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन। उसके बाद है मैंडेटरी कलेक्शन सेंटर, जो मिनिमम नंबर ऑफ कलेक्शन सेंटर्स हैं इशू कैपिटल के लिए, वो 4 जगह पे क्या है सिचुएटेड है। पहला है मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता एंड चाइना में। उसके बाद फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट, जो ये जो ऑफर है डॉक्यूमेंट या प्रोस्पेक्टस का, वो फाइनलाइज किया जाएगा। सारी चीज़ें जो कंप्लेंट्स रिसीव्ड हुई हैं सेबी के थ्रू गाइडलाइंस के अंदर, जो ये सारा है वो ऑफर क्या किया जाएगा, प्रिपेयर किया जाएगा। एंड उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आप क्या करोगे, अकम्पनीड करोगे प्रोस्पेक्टस के थ्रू। एंड जो कोई भी सारी गाइडलाइंस के अंदर, सेबी की जो गाइडलाइंस के अंदर है वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। एंड इसमें आप हाईलाइट करोगे क्या रिस्क फैक्टर है, सारी चीज़ें इसमें करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट। जो मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है वो एप्लीकेंट को पे करना पड़ेगा, वो 25% क्या है इशू प्राइस से लेस देन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है लिस्टिंग ऑफ शेयर। अब जो सिक्योरिटीज़ हैं हम पब्लिक को ऑफर कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। नेक्स्ट है इस पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन, जो सब्सक्रिप्शन है पब्लिक इशू के वो हम ओपन रखेंगे एटलीस्ट 3 वर्किंग डे एंड नॉट ये 10 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है ओवर सब्सक्रिप्शन, सारा ओवर सब्सक्रिप्शन का भी हम इसमें देखेंगे। अब जो गई इसमें हम क्वांटम ऑफ इशू देखेंगे कि जो राइट है चाहे वो पब्लिक इशू है, क्या वो अमाउंट जितना हमने स्पेसिफाई किया है प्रोस्पेक्टस और लेटर ऑफ ऑफर जो हमने पीछे बनाया था उससे ज़्यादा अमाउंट का नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये थी सारी प्री इशू एक्टिविटीज़। नेक्स्ट है पोस्ट इशू एक्टिविटीज़। तो गाइस पोस्ट इशू एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें जो इश्यूज़ हैं, जैसे कि हमने शेयर्स इशू कर दिए हैं, उसके बाद जब वो क्लोज हो रहे हैं उसके बाद की जो एक्टिविटीज़ है दैट इज़ पोस्ट इशू एक्टिविटीज़, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला आपका आएगा रीड्रेसल ऑफ इन्वेस्टर ग्रीवियंस। अब आपने इशू कर दिया, कोई ना कोई दिक्कत आपके अगर इन्वेस्टर्स को आ रही है,
मान सकते हो अगर उन्हें कोई शेयर्स नहीं मिल रहे या फिर उन्हें रिटर्न टाइम पे नहीं मिल रहा, इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, तो वो उनकी जो प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए आपको ग्रीवेंस सिस्टम भी बनाना होगा जिससे आप उनकी अलॉटमेंट रिफंड कर सकें। ठीक है, सारी चीज़ें रिड्रेस मॉनिटर कर सकें। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन विद इंटरमीडियरीज। पोस्ट इशू के साथ जब पोस्ट इशू आपकी सारी हो जाएगी तो मर्चेंट लैंडर क्या करेगा, सारा कोऑर्डिनेशन को देखेगा, रजिस्ट्रार टू इशू एंड सारे जो डिस्प्यूट्स हैं ऑफिसर्स के साथ सारी चीज़ें देखेगा कि सारी चीज़ अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेशन हर चीज़ों में है या नहीं है। नेक्स्ट है स्टॉक इन्वेस्ट। अब जो मर्चेंट बैंकर है वो इंश्योर करेगा कि सारी इंस्ट्रक्शन जो हैं जो आरबीआई ने गाइज क्या किए हैं, इंप्लीमेंट किए हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन आरबीआई ने दिए हैं कि इस तरीके से आपको अपने शेयर्स अलॉट करने हैं, उस अकॉर्डिंग सारा हमारा जो शेयर्स हैं वो इशू हुए हैं या नहीं हुए हैं। ठीक है, उसके बाद सारे अंडर राइटर वो देखेगा अंडर राइटर्स को कि कितने जो शेयर्स हैं, कितनी सिक्योरिटीज़ है वो इशू हो चुकी हैं, कितनी बाकी हैं और कितनी अंडर राइटर के पास गई हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में देखेंगे, पोस्ट इशू एक्टिविटीज़ में। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस इशू मार्केटिंग। इशू मार्केटिंग में हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने अपने जो इशू की हुई शेयर्स हैं उसे किस तरीके से पब्लिक तक पहुंचाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पता होना चाहिए कि हमने ये सारे शेयर्स इतने रुपए में इशू किए हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पीपल हमारे जो शेयर्स है उससे क्या कर लें, परचेज़ कर लें। ठीक है, इसमें हम मर्चेंट बैंकर एडवाइस करेगा क्लाइंट को कि उन्हें फ्रेश इशू करनी है, एडिशनल इशू करनी है, बोनस इशू करनी है या फिर राइट इशू, राइट शेयर्स करने हैं, मीडिया में एडवर्टाइजमेंट कैसे देनी है, प्रेस इंटरव्यूज़, इन्वेस्टर क्लाइंट इंटरव्यू, बैनर एंड होर्डिंग, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट है इस प्रॉब्लम्स ऑफ मर्चेंट बैंकिंग। अब हमने सारी चीज़ें रोल्स पढ़ ली, फंक्शंस पढ़ लिए, ठीक है, इंडिया में किस तरीके से चल रहा है, एक्टिविटी सारी पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ मर्चेंट बैंकिंग। तो कैसे जो मर्चेंट बैंकिंग का चैप्टर है ये 15 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया ये सारा अगर आप लिख के आओगे ना 15 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, दैट्स वेल इनफ। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स क्या है। फर्स्ट प्रॉब्लम है रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय सेबी। कुछ रिस्ट्रिक्शन है जो सेबी ने इम्पोज की हुई हैं मर्चेंट बैंक्स के, जो एक्टिविटीज़ मर्चेंट बैंक की एक्टिविटीज़ जो है मर्चेंट बैंक की उसे अच्छी तरीके से काम करने नहीं देता। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंट अमेंडमेंट मेड बाय सेबी। फ्रीक्वेंट का इस मतलब कह सकते हो थोड़े इंटरवल बाद सेबी जो है वो अपनी गाइडलाइंस इशू करता रहता है, जिससे जो चेंजेस वगैरह है वो हो जाते हैं एंड मर्चेंट बैंक अपने जो फंक्शन है वो अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं करता। नेक्स्ट है हाई अमाउंट ऑफ फीस चार्ज बाय सेबी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ मर्चेंट बैंकर्स। अगर मर्चेंट बैंकर्स को अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है तो सेबी बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ फीस चार्ज करते हैं, जिससे क्या है मर्चेंट बैंकर्स भी इतने नहीं बन पा रहे हैं। मिनिमम नेटवर्थ कंडीशन मतलब आपकी 5 करोड़ एलिजिबिलिटी कैपिटल होनी चाहिए मर्चेंट बैंकर बनने के लिए। एंड अनसर्टिनिटी इन प्राइमरी मार्केट, फ्यूचर इज अनसर्टेन। प्राइमरी मार्केट में भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एंड इसमें से शॉर्ट कौन कौन से बनते हैं वो मैंने एकदम बना रखी है। ठीक है, वो एक बार देख लेना, प्लेलिस्ट में लिंक है। तो स्टार्ट करते हैं। मर्चेंट बैंकिंग क्या है, तो मर्चेंट बैंकिंग ना एक ऐसी फाइनेंशियल सर्विसेज बेसिकली ये प्रोवाइड करते हैं हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स को। अब मान लो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं या मान लो बड़ी बड़े ऐसे लोग हैं, ठीक है, रिच फैमिलीज के लोग हैं, जैसे मान लो अंबानी है, ठीक है, वहाँ पे वो खुद जो जैसे अंबानी है, ठीक है, या फिर कोई भी सुपरस्टार लगा लो जिनकी नेटवर्थ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत अमीर लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, मर्चेंट बैंकिंग का यूज़ करते हैं। मर्चेंट बैंकिंग जो है ये बेसिकली आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती है, आपको एडवाइजरी देती है कि आपको किस एरिया में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ठीक है, कौन सा प्रोजेक्ट आपको लगाना चाहिए। तो ये बड़े बड़े जो इंडिविजुअल्स होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं ना, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कॉर्पोरेट फाइनेंस एडवाइजरी, अंडर राइटिंग, प्रोजेक्ट फाइनेंस, कैपिटल किस तरीके से रेज करनी है, डेट के थ्रू करनी है, इक्विटी के थ्रू करती हैं। साथ ही साथ ये हमें असिस्ट करते हैं कि हमें किसी और कंपनी के साथ मर्ज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ की प्लानिंग रहेगी। तो मर्चेंट बैंक करना एज ए इंटरमीडियरी वर्क करता है कंपनीज एंड इन्वेस्टर के बीच। ये बिजनेसेस की हेल्प करता है जिससे वो अपनी कैपिटल को रेज कर सके एंड अपने फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज कर सके। ठीक है, इनका जो प्राइमरी मेन जो फोकस होता है ये क्या होता है, जिससे ये एक्सपर्ट सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सके। मतलब मर्चेंट बैंकिंग में ना जैसे एक ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे ना बहुत सारे प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स होते हैं। वो आपको मान लो आप पूछोगे कि मान लो मैं कोई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हूँ, मैं जाके पूछ रही हूँ मर्चेंट बैंक जो बैंकिंग सर्विसेज हैं वहाँ पे जाके मैं पूछ रही हूँ, मुझे एडवाइस चाहिए कि मैंने एक प्रोजेक्ट लगाना, कहाँ पे लगाऊँ, किस तरीके से लगाऊँ एंड कौन से पर्टिकुलर एरिया में जाके लगाऊँ। ठीक है, वो आपको सारी सर्विसेज जो बेसिकली है सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अब कमर्शियल बैंक में क्या होता है, सिंपल क्या करते हैं वो डिपॉजिट्स लेते हैं, मनी लैंड करते हैं या कोई भी ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बट मर्चेंट जो बैंक्स होते हैं ना ये बिजनेस फाइनेंसिंग के रिलेटेड ही काम करते हैं एंड बिजनेस के रिलेटेड ही एडवाइस देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ मर्चेंट बैंकिंग। हिस्ट्री क्या है मर्चेंट बैंकिंग की, ये एशियन टाइम से चली आ रही है। ठीक है, मर्चेंट बैंक्स ये बेसिकली आपको फाइनेंशियल ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते थे, बिजनेस एक्टिविटीज़ में देते, मतलब बिजनेस एक्टिविटीज़ में आपकी काफ़ी हेल्प करते थे।
पहले एशियंट टाइम में जो मर्चेंट बैंकिंग थी ये क्लोजली लिंक की जा रही थी ट्रेड एंड फाइनेंसिंग सर्विसेज में। जैसे मर्चेंट्स जो बेसिकली यूरोप के थे, इंडिया के थे या मिडिल ईस्ट के थे, वो एज ए इंटरमीडियरी वर्क कर रहे थे, जिससे वो मनी लैंड कर रहे थे आगे या फिर फैसिलिटेट कर रहे थे मूवमेंट्स ऑफ गुड्स का। मतलब वहाँ पे कह सकते हो जैसे अब सभी सारी एडवाइस वगैरह दे रहे हो, अभी वो चीज़ एशियन टाइम में अभी शुरू हुई थी, इसमें वो वगैरह लैंडिंग वगैरह कर रहे थे बिजनेसेस को, बस इतना काम चल रहा था। फिर मेडिवल पीरियड में क्या हुआ, मिडिल एज में जो मर्चेंट बैंकिंग था ये प्राइमरी फोकस करने लगा ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए। ये बैंकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करने लग गया, जिसमें लैंडिंग, एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मर्चेंट्स ये प्रोवाइड करने लग गया। ठीक है, इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट सर्विसेज तभी स्टार्ट हुई थी। उसके बाद 19th सेंचुरी, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप में बढ़ता गया, मर्चेंट बैंक जो है वो एवोल्यूट होते गए। मतलब इसमें रेजिंग कैपिटल जो है ये अब कैपिटल रेज करने में भी हेल्प करने लग गए। जो मर्चेंट बैंक्स थे फिर 19th सेंचुरी में ये सर्विसेज जैसे अंडर राइटिंग, स्टॉक इशू, मर्जर एंड एक्विजिशन को फैसिलिटेट करने की सर्विसेज इन्होंने स्टार्ट कर दी। ठीक है, 20th सेंचुरी एंड ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ, जैसे जैसे फाइनेंशियल मार्केट एंड ग्लोबल ट्रेड इंक्रीज हो रहा था, मर्चेंट बैंक जो थे वो मोर कह सकते हो सोफिस्टिकेटेड हमारे होने लग गए थे। मतलब बहुत ज़्यादा इनका रोल इंक्रीज हो गया था। ठीक है, इनकी सर्विसेज जैसे एडवाइजरी ये प्रोवाइड करने लग गए थे, आईपीओ अंडर राइटिंग हो गया, आईपीओ मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, प्राइवेट इक्विटी फाइनेंसिंग इस तरीके से करनी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एडवाइस ही देने लग गए। ठीक है, तो अगर हम लेटर हाफ ऑफ 20th सेंचुरी की बात करें तो मर्चेंट बैंकिंग जो इंस्टीट्यूट्स थे कंट्री में, यूएस, यूके, इंडिया में, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग गए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, जिससे ये कॉर्पोरेट मर्जर, एक्विजिशन एंड प्राइवेटाइजेशन में ये हेल्प करने लग गए थे। रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुई फिर 21st सेंचुरी में, जो मर्चेंट बैंक्स थे ये टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज़ करनी स्टार्ट कर दी, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म बनाया। ठीक है, जिसमें ETF, हेज फंड्स जैसी चीज़ें प्रोवाइड की इन्होंने। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ मर्चेंट बैंकिंग। ये भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। पहला है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल एडवाइजरी। मर्चेंट बैंक्स एक एक्सपर्ट एडवाइजरी सर्विसेज की तरह काम करते हैं। ये आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस के रिलेटेड या कंपनीज की हेल्प करते हैं, जिससे वो फाइनेंशियल प्लानिंग अपनी ईजिली कर सके, कैपिटल स्ट्रक्चर किस तरीके से बजट बनाना है, ये सारी आपको एडवाइजरी सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। ये मर्जर, एक्विजिशन जैसी चीज़ें आपको बिजनेस डिसीजन में प्रोवाइड करते हैं। कैपिटल रेजिंग, इक्विटी हो या डेट हो, ये दोनों में आपका हेल्प करते हैं। इक्विटी फाइनेंसिंग में बेसिकली क्या है, मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज को असिस्ट करते हैं जिससे वो अपने कैपिटल को रेज कर सकें शेयर्स को इशू करके। ये बिजनेसेस की हेल्प करते हैं जिससे वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो है उनका प्रोसेस इजीली अच्छी तरीके से कर सकें। राइट इशू कितने करने हैं, ये भी सारी चीज़ें ये एडवाइस देते हैं। नेक्स्ट है डेट फाइनेंसिंग। मर्चेंट बैंक्स जो है ये कंपनीज की हेल्प करते हैं जिससे वो अपने फंड्स को रेज कर सकते हैं, जिसमें वो बॉन्ड्स, डिबेंचर या कोई डेट इंस्ट्रूमेंट्स को इशू करके अपनी जो फाइनेंसिंग है वो इजीली कर सकते हैं। मर्चेंट बैंक बिजनेसेस की हेल्प करते हैं ताकि वो कॉम्प्लेक्स जो प्रोसेस है जिसमें आप फंड्स को रेज करते हो, ठीक है, उसको आप इजीली फैसिलिटेट कर पाओ। नेक्स्ट है अंडर राइटिंग सर्विसेज। वन ऑफ द जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है मर्चेंट बैंक्स का वो है अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज़। ये बेसिकली आईपीओ एंड बॉन्ड्स इशूज़ के ड्यूरिंग ही ये की जाता है। जब आईपीओ फर्स्ट टाइम जो एक कंपनी है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करती है या बॉन्ड इशू करती है, उस समय जो कंपनी है वो प्लान करती है कि वो अपनी कैपिटल को रेज करेंगे जिसमें वो शेयर्स एंड बॉन्ड्स को इशू करेंगे। तो मर्चेंट बैंक गारंटी देता है कि हाँ हम इतनी जो सेल है ना सिक्योरिटी की वो करवा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मर्जर एंड एक्विजिशन, जिसे M&A एडवाइजरी भी कहते हैं। ये बेसिकली मर्चेंट बैंक्स आपको जो है बिजनेसेस को प्रोवाइड करते हैं कि आपको मर्जर करना है, एक्विजिशन करनी है, डीमर्जर करना है या नहीं करना है। ठीक है, ये फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल प्लान्स वगैरह आपको अच्छे तरीके से बना के देते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट फाइनेंस। मर्चेंट बैंक्स जो है ये आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स के लिए प्रोवाइड करते हैं, जिसमें पावर, ट्रांसपोर्टेशन एंड रियल एस्टेट जैसी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज एंड इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस। मर्चेंट बैंक्स जो है ये आपको स्पेशलाइज सर्विसेज फॉरेन एक्सचेंज एंड इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस की प्रोवाइड करते हैं, जिसमें ये बिजनेसेस की हेल्प करते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को किस तरीके से मैनेज करना है, हेजिंग स्ट्रेटजीज क्या होंगी, इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शन किस तरीके से फैसिलिटेट करनी है। नेक्स्ट है प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग। मर्चेंट बैंक्स जो है ये हेल्प करते हैं पब्लिक प्राइवेट कंपनी, मतलब बेसिकली जो मर्चेंट बैंक्स हैं ये क्या करते हैं, प्राइवेट कंपनीज में भी इन्वेस्ट करते हैं थ्रू प्राइवेट इक्विटी या वेंचर कैपिटल, जिससे ये हेल्प कर सकते हैं स्टार्टअप्स को, जिससे वो जो बिजनेस है वो इजीली ग्रो कर सकती है अपनी कैपिटल को, जिसमें वो इक्विटी को एक्सचेंज कर सकती है। ये जो बेसिकली फाइनेंसिंग है ये टिपिकली हाई रिस्क की होती है, ठीक है, बट इसमें कुछ ना कुछ हमें रिटर्न जो है वो बिजनेस को मिलते हैं। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। मर्चेंट बैंक जो है वो
क्या करते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज भी करते हैं, जिसमें हाई नेट जो वर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी ये हेल्प करते हैं, जिससे वो अपने इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर सकते हैं। स्टॉक हो गया, बॉन्ड्स हो गया, या कोई भी सिक्योरिटीज़ को ईजिली मैनेज कर सकते हैं। ये आपको एक्सपर्ट फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ मतलब फाइनेंशियल एडवाइस जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जो बेसिकली एक बिजनेस की हेल्प करती है, जिससे वो डिवर्सिफाई एंड ऑप्टिमाइज कर सके अपने पोर्टफोलियो को लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए। नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका फंक्शन रहता है। मर्चेंट बैंक्स हेल्प करते हैं बिजनेसेस की, जिससे वो अपने फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज कर सके, ठीक है, जिसमें वो हेजिंग स्ट्रेटजीज का यूज़ करते हैं, जो बिजनेसेस को हेल्प करता है वो अपने रिस्क को क्या कर सके, कम कर सके। इंटरेस्ट रेट जो है चेंजेस को उसके भी क्या कर सके, उनका रिस्क भी कम कर सके।